So today we will discuss our chapter, Our Environment. We have heard the word environment often being used on the television, in newspapers, and by people around us. Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment. And global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. हमने शब्द ये जो शब्द है इन्वायरमेंट पर्यावरण ये शब्द हमने अक्सर सुना है अपने टीवी पे अपने न्यूज़पेपर्स पे या फिर उन लोगों से जो हमारे आसपास रहते हैं। हमारे एल्डर्स अगर आपके घर में होंगे तो आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि अब पर्यावरण वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। कई सारे लोग कहते हैं कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए, एक स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। और कई सारी ग्लोबल समिट्स भी होती हैं जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। In this chapter, we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे कि कैसे जो वेरियस फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से हम लोग हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। In class 9th, we saw how different materials are cycled in the environment in separate biogeochemical cycles. हमने क्लास 9 में देखा था कि कैसे डिफरेंट मटेरियल्स को साइकिल किया जाता है इन्वायरमेंट में सेपरेट बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स में। In these cycles, essential nutrients like nitrogen, carbon, oxygen, and water are changed from one form to another. We shall now see how human activities affect these cycles. ये जो साइकिल्स होती हैं इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया, इन सबको हम चेंज करते हैं एक रूप से किसी दूसरे फॉर्म में। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट करती हैं इन साइकिल्स को। हमारा पहला 15.1 टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। क्या होता है जब हम अपने वेस्ट को यानी कि जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हम ऐड करते हैं एनवायरनमेंट में। In our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away. What are some of these materials? What happens after we throw them away? Let us perform an activity to find answers of these questions. हमारी डेली एक्टिविटीज में हम काफी ज्यादा ऐसे मटेरियल को जनरेट करते हैं जिसे फेंक दिया जाता है। और ये वेस्ट मटेरियल्स क्या है, क्या होता है जब हम इन वेस्ट मटेरियल्स को फेंक देते हैं, चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। कलेक्ट वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम योर होम्स। हमें क्या करना है, हमें वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है फ्रॉम आवर होम्स, अपने घरों से। दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे। इसमें इंक्लूड होगा वो सारा वेस्ट जो हम अपने दिन में काम करते वक्त जनरेट करते हैं, जैसे कि किचन का वेस्ट जिसमें आ जाता है हमारा स्पॉइल्ड फूड, हमारा सड़ा हुआ खाना, वेजिटेबल पील्स हमारी सब्जियों के छिलके, और टी लीव्स हमारी चाय पत्ती, मिल्क के पैकेट्स और एम्प्टी कार्टन्स यानी जो खाली गत्ते होते हैं, वेस्ट पेपर और एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स, स्प्रिट्स, बबल पैक्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, ब्रोकन फुटवियर, ये सारी वो चीजें हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं और उसके बाद हम अपने डे टू डे लाइफ में इस सारी चीजों को ही यूज करते हैं। हमें कहा गया है बरी दिस मटेरियल इन अ पिट इन द स्कूल गार्डन और इफ देयर इज नो स्पेस अवेलेबल यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन एन ओल्ड बकेट, फ्लावर पॉट एंड कवर विद एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। आप सभी घर में गार्डन हो या फिर किसी फ्लावर पॉट में आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को डाल देना है और उसे मिट्टी से कवर कर देना है, मिट्टी से ढक देना है। Keep these materials moist and observe at 50-day intervals. इन मटेरियल्स को हमें मॉइस्ट रखना है पानी की हेल्प से और इन्हें ऑब्जर्व करना है 50 डे इंटरवल्स यानी 15 दिन के बाद इन्हें ऑब्जर्व करना है। What are the materials that remain unchanged over long periods of time? अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स थे, कौन से मटेरियल्स थे जो चेंज नहीं हुए ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय के बाद भी। What are the materials which change their form and structure over time? और कौन से ऐसे मटेरियल्स थे जिन्होंने अपना फॉर्म और अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया समय के साथ। Of these materials that are changed, which ones change the fastest? और उन मटेरियल्स में भी जो मटेरियल्स चेंज हुए उनमें कौन से मटेरियल्स थे जो सबसे ज्यादा फास्टली चेंज हुए यानी सबसे पहले चेंज हो गए, उनका फॉर्म सबसे पहले चेंज हो गया। We have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? हमने हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए दूसरे तरह का एंजाइम और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए दूसरे तरह का एंजाइम। तो आपने कभी ये सोचा है कि क्यों जो कुछ भी हम खाते हैं उसको कोई एक ही एंजाइम क्यों नहीं ब्रेक कर पाता, क्यों हमें इतने सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी में। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में और ये जो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं इनकी जरूरत होती है किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए।
दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। इसीलिए हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी अगर हम कोयले को खाने की कोशिश करें। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। इसी तरह से कई सारे ह्यूमन मेड मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक ह्यूमन मेड मटेरियल है, इसको हम बैक्टीरिया के एक्शन से या फिर सैप्रोफाइट्स के एक्शन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। These materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, these persist for a long time. ये जो मटेरियल्स हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, इस पे हम अपना काम कर सकते हैं, इसके हम शेप को चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस से जैसे कि हीट और प्रेशर। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे पर्यावरण में जो स्थितियाँ पाई जाती हैं, उन परिस्थितियों में ये जो हमारे प्लास्टिक जैसे सब्सटेंस होते हैं वो परसिस्ट करते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. वो substances जिन्हें हम ब्रोक कर सकते हैं by biological process, उनको biodegradable कहा जाता है। यानी ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, यानी कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरसेस, उन पे अगर एक्ट करेंगे तो वो सब्सटेंसेस इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल। अब हमसे पूछा गया है कि जिन सब्सटेंसेस को आपने बरी किया था, यानी हमने जिन्हें मिट्टी में दफनाया था, उनमें से कितने थे जो बायोडिग्रेडेबल थे, यानी कितने ऐसे थे जो फटाफट ब्रेक डाउन हो गए और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गए। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो सब्सटेंसेस जो ब्रेक डाउन नहीं होते सिंपलर फॉर्म में, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem. ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये इनर्ट होते हैं और ये परसिस्ट करते हैं, यानी हमारे इन्वायरमेंट में काफी लंबे समय तक ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं होते, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही हमारे इन्वायरमेंट में काफी लंबे समय तक रहते हैं और कई सारे हमारे इकोसिस्टम के मेंबर्स को भी हार्म करते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि हम सभी प्लास्टिक का यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, इसीलिए हम सब प्लास्टिक को आसानी से यूज करते हैं। और उस प्लास्टिक की वजह से जो हमारे जानवर होते हैं, जो हमारे जानवर रोड पर घूमते हैं, या फिर जैसे हमारी गाय, काफी सारी गाय हमारी रोड पर रहती हैं, तो वो गाय इन प्लास्टिक की पॉलीथीन्स को खा जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हमारी जो प्लास्टिक जैसे सब्सटेंसेस हैं, इनकी वजह से हमारे इकोसिस्टम के मेंबर्स को बहुत ज्यादा ही हार्म होता है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 15.2। यूज द लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कहा गया है लाइब्रेरी का यूज करिए या फिर इंटरनेट का यूज करिए और ज्यादा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में पता करने के लिए। हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन आवर एनवायरमेंट। कितने लंबे समय तक जो हमारे डिफरेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं। These days, new types of plastic which are said to be biodegradable are available. इन दिनों एक नई तरह की प्लास्टिक जिसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, यानी जिसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। फाइंड आउट मोर अबाउट सच मटेरियल्स। इन मटेरियल्स के बारे में और ज्यादा पता करिए। एंड वेदर दे डू और डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। और ये भी पता करिए कि क्या ये सच में इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं या फिर नहीं हार्म करते हैं। तो आप सबका ये होमवर्क है कि आप सब इंटरनेट पर प्लास्टिक के यूज के बारे में सर्च करेंगे और इस नई टाइप की प्लास्टिक के बारे में भी सर्च करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारे पेड़ हो गए, हमारे जानवर, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, बहुत ही छोटे छोटे जीव जिन्हें हम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, अपनी नेकेड आंखों से, और ह्यूमन बींग्स, और साथ साथ में हमारे जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, हमारा जो प्रकृति है, जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये सारे मिलकर मेंटेन करते हैं हमारी प्रकृति में एक बैलेंस को, हमारे नेचर में एक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं ये सारी चीजें मिलकर। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एरिया में नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, यानी ऐसी चीजें जो निर्जीव हैं उनके साथ हमारा ये सारी चीजें मिलकर हमारा इकोसिस्टम फॉर्म करती हैं। Thus, an ecosystem consists of biotic compounds comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो कंसिस्ट होता है, वो बना होता है बायोटिक कंपोनेंट्स से। बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी कि हम सब जानवर, पेड़ पौधे और हमारे माइक्रोब्स, हम सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और साथ में हमारा इकोसिस्टम कंसिस्ट होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स से, जिसमें हमारे फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल और मिनरल्स। For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower-bearing plants like rose, jasmine flower.
फॉर एग्जाम्पल यदि आप गार्डन जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, जैसे कि ग्रासेस और हमारे ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि गुलाब का पौधा, जैस्मिन का पौधा और सूरजमुखी का पौधा। एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। और हमारे गार्डन में हमें एनिमल्स मिलेंगे जैसे कि मेढक और हमारे छोटे छोटे कीड़े, चिड़िया। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से इनका परस्पर एक इंटरेक्शन होता है, संबंध होता है, और इनकी जो ग्रोथ होती है, इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ये और इनकी जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी अफेक्ट होती है अबायोटिक कंपोनेंट से, यानी कि टेम्परेचर से, रेनफॉल से, इन सारी चीजों से हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज इफेक्ट होती हैं। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा गार्डन जो है वो एक इकोसिस्टम है। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब भी हमारे इकोसिस्टम है। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम है, जबकि गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स जो है वो ह्यूमन मेड यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। You might have seen an aquarium. Let us try to design one. आपने एक्वेरियम देखा होगा, चलिए एक एक्वेरियम को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? क्या चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी होती हैं एक एक्वेरियम को क्रिएट करते वक्त? The fish would need a free space for swimming. सबसे पहला कि जो हमारी मछली होगी उसको जगह चाहिए होगी, फ्री स्पेस चाहिए होगी तैरने के लिए। It could be a large jar. तो हम इसीलिए किसी बड़े जार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम कोई छोटा सा पॉन्ड भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे घर में जगह है तो। वाटर, उसे वाटर की जरूरत होगी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी और खाने की भी जरूरत होगी। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप। हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पंप के थ्रू, जिसे हम एरेटर भी बोलते हैं। एंड फिश फूड, और फिश फूड जो कि हमारा मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर हम ऐड कर दें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हम इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो हम उसे एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना सकते हैं, यानी कि अब वो चीजें खुद ही सस्टेन कर पाएंगी, खुद ही रह पाएंगी एक साथ। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपेंस? क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसे होता है? एन एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ये जो एक्वेरियम है ये हमारा एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? क्या हम हमारे एक्वेरियम को छोड़ सकते हैं एक बार उसे जब हम सेट कर दें तो? व्हाई डज इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस इन अ व्हाइल? क्यों इसे हमें साफ करते रहना होता है एक्वेरियम को? डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर? क्या हमें हमारे तालाब को, हमारे लेक्स को भी इसी तरह से साफ रखना होता है? वाई और वाई नॉट? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें हम ग्रुप कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स में, वो लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, और डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोज करते हैं, यानी कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। हम उनको क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं उस बेसिस पर कि वो किस तरह से हमारे एनवायरमेंट में सस्टेन कर रहे हैं, किस तरह से हमारे पर्यावरण में वो रह रहे हैं। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. चलिए हम याद करते हैं कि हमने क्या सीखा था self-sustaining ecosystem से, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था। Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll. हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि शुगर और स्टार्च, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके और सन की रेडिएंट एनर्जी का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कई सारे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे जो हमारे फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, कम अंडर दिस कैटेगरी, वो इसी कैटेगरी में आते हैं और उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। यानी ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे जो बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, जो बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का और सन की रेडिएंट एनर्जी का यूज करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ग्रीन प्लांट्स को और ब्लू ग्रीन एल्गे को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम करते हैं फूड को जो कि प्रोड्यूस्ड होता है या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, या फिर इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स, या फिर इनडायरेक्टली जो फीड करते हैं दूसरे कंज्यूमर्स पर।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज हर्बीवोर्स। वो हर्बीवोर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ बेसिकली वेजिटेबल्स पर और पेड़ पौधों पर बेसिकली अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं बेसिकली जो एनिमल्स पर, यानी ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, जो अपने फूड के फॉर्म में फ्लैश को खाते हैं। ओमनीवोर्स हमारे वो होते हैं जो बेसिकली पेड़ पौधों पर भी अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं। एंड पैरासाइट्स, और हमारे पैरासाइट्स जो पूरी तरह से किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स? Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? इमेजिन करिए एक सिचुएशन को जब आप एक्वेरियम को क्लीन नहीं करते हैं और कुछ मछलियां और कुछ पौधे मर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं? The microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste product of organisms. Microorganisms जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई ये ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड रिमेन्स, यानी मरने के बाद जो बची हुई शरीर होती है उसको ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। These microorganisms are the decomposers. ये microorganisms हमारे decomposers होते हैं, यानी वो microorganisms जो बेसिकली डेड रिमेन्स को या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं उनको हम decomposers कहते हैं। As they break down the complex organic substances into simple inorganic substances. क्यों? क्योंकि ये ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जो कि डायरेक्टली सॉइल में जाते हैं और पेड़ पौधों के द्वारा यूज कर लिया जाता है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? क्या होगा गार्बेज का, डेड एनिमल्स का और प्लांट्स का अगर ये हमारे जो डिकम्पोजर्स है वो absent हो, यानी वो हो ही ना? Will the natural replenishment of the soil take place even if the decomposers are not there? तो हमसे पूछा गया है क्या हमारी सॉइल का जो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट होता है वो तब भी होगा जब डिकम्पोजर्स नहीं होंगे? हमें पता है कि जो हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे प्लांट के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जो हमारे डिकम्पोजर्स यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो वापस से जो कि हमारे जैसे कि हमारे जानवरों का जो डेड रिमेन होता है या फिर जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनको वापस से डिकम्पोज कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो वापस से सॉइल में ऐड हो जाते हैं और सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस तरह से वापस से इंक्रीज हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। तो डेफिनेट है कि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो हमारी जो सॉइल का जो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट होता है, यानी कि जो सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं और जो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है एक्सरसाइज 15.4। इसमें हमें कहा गया है while creating an aquarium did you take care not to put an aquatic animal which would eat others, what would have happened otherwise? हमसे पूछा गया है कि एक्वेरियम को क्रिएट करते वक्त क्या आपने ध्यान दिया था कि आप किसी ऐसे एक्वेटिक एनिमल को ना पुट कर दें जो दूसरों को खा जाए, दूसरे पौधों को खा जाए। अगर ऐसा होता तो क्या होता? मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप ग्रुप्स बनाइए या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, कैसे हम इंसान पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, और फिर कैसे हमारे जो कुछ एनिमल्स है वो पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं और जो कुछ एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल्स पर ही डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। तो ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं। राइट द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर ऑफ who eats whom and form a chain of at least 3 steps। और आपको क्या करना है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इस ऑर्डर में लिखना है कि कौन किसको खाता है, कौन किसको अपने फूड के रूप में कंज्यूम करता है, और फॉर्म करिए एक चेन को एटलीस्ट 3 स्टेप्स की। वुड यू कंसीडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, वाई और वाई नॉट? क्या आप कंसीडर करेंगे किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है, यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर ऐसा है तो क्यों, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं?